हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपी एडीपीओ का क्वेश्चन पेपर, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है 2010 का, उसको लेकर आया हूँ। और आज जो मैं पेपर लेकर आया हूँ वो है सन 2010 का, जिससे दोस्तों हमें यह अनुमान लगेगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो एग्ज़ाम ली जाती है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, हमारी आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, जिससे हमें अनुमान लगेगा कि हमें तैयारी किस अंदाज से करनी है, किस तरह से करनी है, और जब तक अब तक की जो हमने तैयारी की है उससे हमारा और इस क्वेश्चन पेपर से क्या मिलान होता है। तो आइए दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए समय को इस्तेमाल करें। और दोस्तों, यदि आपने मेरे वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो आइए समझते हैं लोक सेवा आयोग द्वारा लिए जाने वाले क्वेश्चन पेपरों को। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, 2010 का पेपर है, ध्यान रखिएगा, 2010 का है एडीपीओ का। ठीक है, जो बात करता है गंभीर और अचानक प्रकोपन क्या है। ये तथ्य का एक प्रश्न है, विधि का एक प्रश्न है, या तथ्य विधि दोनों का मिला जुला प्रश्न है, और विधि के अंतर्गत एक उपधारणा है। दोस्तों, गंभीर और अचानक प्रकोपन, किसी को गंभीर मतलब किसी को प्रकोपन करना, किसी को मतलब गुस्सा दिलाना, और वो गुस्से में अचानक आ जाता है और ये किसी के साथ हमला हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी जो प्रश्न है वो क्या प्रश्न है, वो विधि का है या तथ्य का है। तो दोस्तों, ऐसा प्रश्न जो है वो तथ्य का प्रश्न है, ना कि विधि का है। ठीक है, विधि में इस बारे में कोई लेख नहीं, तो तथ्य का प्रश्न है, वो क्या है, फैक्ट का प्रश्न है। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए या का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। घोर उपपत्ति किसके अंतर्गत परिभाषित है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा में उपपत्ति और घोर उपपत्ति के बारे में प्रावधान किया गया है, और डायरेक्ट धारा पूछी गई है आपसे कि किस धारा में उसको परिभाषित किया गया है। आइए 4 ऑप्शन देखते हैं। धारा 21, 321 आईपीसी, 320 आईपीसी, 322 आईपीसी, 325 आईपीसी। दोस्तों, ये उपपत्ति से संबंधित, उपपत्ति और बहुपत्ति उपपत्ति से संबंधित धाराएं पूरी है, लेकिन परिभाषित किस में किया गया है, तो इसके अंतर्गत सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 बी खा। ठीक है, तो आईपीसी की धारा 320 में दोस्तों इसको परिभाषित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से किया गया हमला भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में दंडनीय है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ये महिलाओं से संबंधित है और 354 में इसको बताया गया है। आइए धारा को समझ लेते हैं हम लोग, और इसमें संशोधन भी हुआ है। ठीक है, 354 का खा गा और घा भी है, इसे भी आप देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण धाराएं हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी 354। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए इधर चलते हैं। एक कैमरे खा के कब्जे से खा की सहमति के बिना। अब दोस्तों, एक कैमरा है जो उसकी सहमति के बिना ले लेता है, और इस आशय से लेता है कि वहाँ उस कैमरे को तब तक रखेगा जब तक वहाँ उसे लौटाने का इनाम खा से प्राप्त ना कर ले। दोस्तों, ये कोई बात नहीं हुई है, किसी की सामान आप किसी की जगह से उठा लेते हैं और बिना किसी से बोले, तो ये चोरी हो जाता है। ठीक है, अब लौटाना नहीं लौटाना ये अलग विषय है, ये उन्हें चोरी हो गया, वो इल्ज़ाम चाहे तो लगा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, खा से इनाम प्राप्त कर ले और उसको सामान उठा लिया, उसको मालूम नहीं, और उसको कहता है कि भैया इनाम दे तो मैं तेरा सामान दूंगा, तो का दोषी है। दोस्तों, का ने चोरी का अपराध किया है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। आपराधिक दुर्विनियोग का, उद्यापन का, चोरी का, छल का। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर गा। उसने बिना सहमति के दोस्तों किसी चीज़ को हटाया उस स्थान से, ठीक है, उसको अपने पास रखा, तो ये चोरी हो गया। ठीक है, और बात का विषय, लेकिन यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा चोरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपराध कारित करने के लिए तैयारी क्या है। तो दोस्तों, अपराध कारित करने के लिए तैयारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय नहीं है, दंडनीय है। दोस्तों, कब दंडनीय है, दंडनीय है जब भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से अथवा डकैती करने के लिए हो, तो ऐसी तैयारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा यही होगा गा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी एम को गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। ठीक है, पी को गुस्सा दिलाता है, पी एम को गुस्सा दिलाता है ना, अचानक, ठीक है, ऐसी बातें करता है। इस पर एम इस प्रकोपन पर पी की ओर पिस्तौल तान देता है। इस पर गुस्सा आ जाता है और वो पिस्तौल उठाकर उस पर तान देता है। अब एम ना तो आशय और ना ही जानते हुए कि क्यू जो पासी है, ठीक है ना, उसको आशय है ना जानता है, और जो पासी है जानते हुए क्यू जो पासी है, किंतु दृष्टि से विलुप्त है।
क्यू को मार देता है तो एम ने खारिज किया। दोस्तों अपराध तो किया है, ठीक है, मारना था ताना पिस्तौल पी पर, मारा किसको? क्यू को। तो एम ने अपराध तो किया है दोस्तों, हत्या तो नहीं किया, हत्या उसका आशय नहीं था, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, आपराधिक मानववध किया उसने, जो कि 299 में बताया गया है कि आपराधिक मानववध क्या है, ठीक है। उसके द्वारा दोस्तों आपराधिक मानववध किया गया है। सही ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णित किया गया कि मृत्युदंड विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण वाद दोस्तों, इसे याद रखिएगा, बहुत काम आएगा हमारे, ठीक है। तो आर बनाम गोविंदा, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, सी सुनील बन्ना बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, और डी बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बच्चन सिंह बनाम पंजाब ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब। ये बात दोस्तों काफ़ी फेमस बात है, जिसमें यह कहा गया था कि जो मृत्युदंड जो है वो विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसी बात कही गई थी इस मामले में। और ये बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का मामला काफ़ी फेमस मामला रहा है, ठीक है। और पूछा भी गया है कई बार क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 2010 में ही क्वेश्चन पूछा है हमारा, 2010 का पेपर है हमारा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बच्चन सिंह बनाम स्टेट पंजाब का जो मामला है वो विरल, ठीक है, वो कौन काय से संबंधित है? तो विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए क्या? मृत्युदंड की सजा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक 11 वर्ष का लड़का लगभग 8 वर्ष की लड़की से जो सो रही थी, दोनों नाबालिग थी, आइए देखते हैं, सो रही थी के कमरे में घुसा और वह ने लड़की के गुप्तांगों को क्षति पहुंचाई। इस केस में क्या हुआ? आइए देखते हैं दोस्तों। हाँ, हमारा अध्याय 4 बात करता है, ठीक है, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों द्वारा किया गया अपराध, तो उसकी जो सोच है, जो उसकी क्षमता है, वो उस पर डिपेंड करती है। आइए क्वेश्चन पे आंसर देखते हैं। आ ने कोई अपराध नहीं किया। आ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत अपराध किया है। आ एक बलात्संग का दोषी है और आ बलात्संग के प्रयास का दोषी है। दोस्तों इसका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी या गा, आ बलात्संग का दोषी है दोस्तों, ऐसा अपराध माना गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा सम्मिलित की गई? 498 का, 153 का, 229 का और 195 का। इसका सही ऑप्शन दोस्तों 2006 में जो जोड़ी गई धारा है वो धारा 195 का है, ठीक है। याद रखिएगा, 2000 समय का मामला है, ये इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। करंट के किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करके स्वयं परीक्षा में बैठना तथा उस अन्य के नाम से दस्तावेज हस्ताक्षरित करना। तो इसका सही ऑप्शन देखिए दोस्तों, कूट छल और कूट रचना, केवल कूट रचना, केवल छल, प्रतिरूपण द्वारा छल तथा कूट रचना दोनों हैं। दोस्तों उसने उसका प्रतिरूपण किया, उसका रूप धारण किया और रूप धारण कर कर उन्होंने ऐसा कार्य किया, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, उसने प्रतिरूपण किया और प्रतिरूपण कर कर क्या करा? छल भी करा और कूट रचना भी करा। तो दोनों सही ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर हमारा। उसने छल भी किया और साथ में क्या भी किया दोस्तों, उसने उसको कूट रचना, उसको रचा भी है, हस्ताक्षरित करना रचा भी है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ए जेड की सहमति के बिना इस आशय से कि जेड को क्षति भय या शोभ कारित हो, एक कुत्ते को जेड पर झपटने के लिए भड़काता है और ए ने कारित किया। तो ए ने कौन सा अपराध कारित किया? आपराधिक बल प्रयोग किया, हमला किया, गंभीर प्रकोपन या बल का प्रयोग किया। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है उसने अपने आपराधिक जो बल है उसका प्रयोग किया। सही ऑप्शन है उन्हें आपराधिक बल प्रयोग किया, ठीक है। 350 में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है आईपीसी की धारा, और 349 में बल और 351 में हमला है, ठीक है। इनको भी आप थोड़े देख लीजिएगा। तो यहाँ पर उन्होंने दोस्तों आपराधिक बल प्रयोग किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सदोष अभिलाप से अभिप्रेत है। विधिपूर्ण साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप है जिसके लिए व्यक्ति हकदार नहीं है। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप है
जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। सही है। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसके लिए अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति हकदार है। उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है तो सदोष अभिलाभ से जो अभिप्राय है वो है विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति हो। तो इसका सही ऑप्शन है 12 का खा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा निर्वाचन में प्रतिरूपण को परिभाषित करती है? दोस्तों इसका एक चैप्टर है, इसे देख लीजिएगा 9 का। और ठीक है, तो आइए धारा 171 का 171 खा, 171 गा और 171 घा। दोस्तों 13 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 171 घा में बताया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकरण में प्रीवी काउंसिल ने सामान्य आशय और सामान्य आशय के मध्य अंतर स्थापित किया? सुनो दोस्तों, यहाँ पर सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य होगा, ये गलत होगा यहाँ पर। ठीक है, धारा 34 हमारे सामान्य आशय के बारे में बात करती है और 10419 हमारी उद्देश्य के बारे में बात करती है। तो इनके बीच जो अंतर स्थापित किया गया है वो किस बात में किया गया है? आइए, बरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्पायर, महबूब शाह बनाम किंग एम्पायर और शिवी निवास लाल बरोलिया बनाम एम्पायर और बन्नूमल बनाम एम्पायर। दोस्तों इसका सही जो ऑप्शन है वो है महबूब शाह बनाम किंग एम्पायर। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ये हमारे जब हम कॉलेज में थे दोस्तों तो कॉलेज में भी ये बात काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, और इस बात को भी आप याद रखिएगा, ये सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के बारे में अंतर को स्थापित करता है। ठीक है, तो इसे भी आप बच्चन सिंह का वाद और एक हमारे महबूब बनाम किंग एम्पायर का वाद को भी आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अपराध के मुख्य आवश्यक तत्व क्या हैं? हेतु, आपराधिक मनस्थिति तथा आपराधिक कार्य। हेतु, आशय तथा ज्ञान। दोस्तों आपराधिक मनस्थिति एवं आपराधिक कार्य और ज्ञान, आशय, कार्रवाई। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आपराधिक मन स्थिति एवं आपराधिक कार्य करना, ये सही ऑप्शन है। इसके ये मुख्य तत्व हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए आपराधिक आशय, आपराधिक मन स्थिति महत्वहीन है? अपराध कारित करने का प्रयत्न, खाद्य अमिश्रण या द्विपत्नीकरण, डकैती। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी द्विपत्नीकरण, द्विविवाह, दूसरी पत्नी को रखना। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा गा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17। का और खा गा की हत्या करने जाते हैं। का हाथ में भाला लेकर रक्षा हेतु खड़ा रहा लेकिन उसने गा को नहीं मारा, खा ने गा को मार डाला। इस मामले में केवल खा गा की हत्या के लिए उत्तरदायी है। खा दोनों गा की हत्या के लिए उत्तरदायी हैं। का उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उसने कोई अतिरिक्त कृत्य नहीं किया। उपयुक्त का और गा दोनों सही है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा कि दोनों ही हत्या के दोषी उत्तरदायी हैं। सही ऑप्शन है दोस्तों। जब मालूम आपको दोनों ही सहमत हुए तो वहाँ पर वो हत्या के दोषी होंगे, चाहे करे या कार्य करे या ना करे, तो दोनों ही यहाँ पर क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। 17 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर खा। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार संबंध में सही उत्तर दीजिए। यह अधिकार विकृत के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होता है। होता है दोस्तों। इस आइए दूसरा, यह अधिकार 7 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होता है। यह अधिकार किसी के भी विरुद्ध उपलब्ध हो सकता है। यह अधिकार माँ बाप के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होता। दोस्तों यह अधिकार जो है, जो सेल्फ प्राइवेट प्रतिरक्षा जो है, हमको हमारे बचाने का अधिकार जो है, वो हर मामले वो हर किसी के विरुद्ध हो सकता है। तो सही ऑप्शन है यह अधिकार किसी के भी विरुद्ध उपलब्ध हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 76 से 106 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और ख़ास करके 96 से 106 में बताया गया है प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में। ठीक है, देख लीजिएगा। सही ऑप्शन हमारा गा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां। केवल अर्थदंड से संबंधित अपराध में अर्थदंड अदा न करने पर कारावास हो सकेगा। कितना हो सकेगा? कठोर कारावास, साधारण कारावास, कठोर साधारण दोनों, या आंशिक कठोर या आंशिक साधारण। तो इसका दोस्तों 19 का सही ऑप्शन है साधारण कारावास उसको हो सकेगा यदि वो अर्थदंड अदा ना कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 20, धारा 498A भारतीय दंड संहिता में क्रूरता के अंतर्गत आता है। महिला का उत्पीड़न, केवल शारीरिक क्रूरता, केवल मानसिक क्रूरता, दोस्तों सभी आता है। महिला का उत्पीड़न भी आता है, शारीरिक क्रूरता भी आता है, मानसिक क्रूरता भी आता है। तो इसका 20 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य एक अपराध के रूप में संबंधित है। सही है। आइए किस धारा में है? धारा 80 में, धारा 81 में, धारा 82 में, धारा 84 में। दोस्तों धारा 82 में बताया गया है 7 वर्ष से कम उम्र के शिशु के द्वारा कार्य का किया जाना। ठीक है, तो वैसा कार्य अपराध के रूप में संबंधित की धारा बताया है, 82 में बताया है। 81 के 21 का हमारा सही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सा सही है? बलवा के लिए वास्तविक बल अथवा हिंसा प्रयोग में लाई गई हो, बल का प्रदर्शन मात्र पर्याप्त है, नहीं, खतरनाक हथियार को कब्जे में रखना मात्र पर्याप्त है, नहीं, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है वास्तविक बल अथवा हिंसा प्रयोग में लाई गई हो, वो बलवा में आता है। ठीक है, सही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड इसमें दिया गया है। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र 205 का में जो एक अध्याय है जिसमें 2 धारा 120 का 2 धाराएं मात्र। ठीक है, तो आप परिचित होंगे, तो सही ऑप्शन बताइए। धारा 120 का, धारा 124, धारा 120 का, धारा 121 का। तो 21 और ये 24 तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा 120 खा में दंड का बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टस अनॉन फेसिट रियम नीसी मेंसिट रिया से तात्पर्य है अपराध दोषी मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। बिना दोषी मस्तिष्क के कोई अपराध नहीं हो सकता। अपराध दोषी मस्तिष्क का परिणाम है। दोषी मस्तिष्क अपराध को अग्रसर करता है। दोस्तों 24 का जो सही ऑप्शन है कि बिना दोषी मस्तिष्क कोई दोष ना हो तो कोई अपराध नहीं हो सकता। सही ऑप्शन दोस्तों ये खा, 24 का सही ऑप्शन है हमारा खा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां देखते हैं। का यह आशय रखते हुए या यह संभव जानते हुए कि या के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित कर दे या के चेहरे पर प्रहार करता है, जिससे या का चेहरा स्थायी रूप से विद्रूपित तो नहीं होगा किंतु उससे या को 20 दिनों तक शारीरिक पीड़ा कारित होता है। का ने कौन सा अपराध किया है? हत्या का प्रयत्न किया है, हत्या का प्रयत्न किया है, स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना या स्वेच्छा उपहति कारित करना या साधारण उपहति कारित करना। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वो 8 के जो बताए गए हैं और साथ बताया गया है कि 20 दिन या उससे अधिक तक पलंग पर पड़ना। ठीक है, तो ऐसा जो अपराध है वो स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना माना जाता है। 20 के 25 का सही ऑप्शन हमारा खा होगा, स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संवर्धन करना भारतीय दंड संहिता किस धारा में दंडनीय है? ये भी चैप्टर दोस्तों हमारा 151, 153 का 153 खा और सही ऑप्शन दोस्तों हमारा 26 का है, वो है 153 का। ठीक है, का अपना हाथ खा की जेब में डालकर चुराने का प्रयत्न करता है। का अपना हाथ खा की जेब में डालकर चुराने का प्रयत्न करता है। खा की जेब में कुछ ना होने के एक परिणाम स्वरूप का इस प्रयत्न में असफल रहता है। का किस अपराध का दोषी है? दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी सिविल जज में भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसे भी आप ध्यान रखिए। कोई अपराध नहीं किया है, चोरी की है, चोरी का प्रयत्न किया है, आपराधिक बल प्रयोग किया है, दोस्तों उसे कुछ ना मिला तो इसे हम मानेंगे कि उसने चोरी का प्रयत्न किया है। सही ऑप्शन हमारा 27 का गा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सदोष परिरोध का दंड निर्धारित किया गया है? 339 में परिभाषा दी गई है दोस्तों। 341 और 342 दंड का प्रावधान दोस्तों 342 में किया गया है। 28 का सही ऑप्शन हमारा घा होगा। आ और बा दोनों 16 वर्ष के हैं। आ शादी करने के बहाने बा को दूसरे शहर में ले जाता है, यहाँ पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। यहाँ आ
वह अपहरण का अपराधी है। अब आ को आ की आ उसकी सहमति से ले गया तो कोई अपराध नहीं है, अपहरण का दोषी है। आ स्वयं अवयस्क है अथवा उसने कोई अपराध नहीं किया है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वह अपहरण का अपराधी माना जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन ए होगा। दुष्प्रेरणपूर्ण है, जैसे ही वहाँ दुष्प्रेरक के ने दूसरे को अपराध करने के लिए उकसाया। उकसाए व्यक्ति ने कोई ऐसा दृश्यमान कार्य अपराध कारित करने हेतु किया और दुष्प्रेरित अपराध कारित किया गया हो, दोनों। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दुष्प्रेरक ने दूसरे को अपराध करने के लिए उकसाया, तो वैसे ही वो पूर्ण हो जाता है। ठीक है, सही ऑप्शन है हमारा ए। आपराधिक मानववध परिभाषित किया गया है। आपराधिक मानववध परिभाषित किया गया है 299 आईपीसी की धारा, आईपीसी धारा 300, आईपीसी धारा 302, आईपीसी धारा 304। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ आपराधिक मानववध के बारे में पहले बता चुका था, जिसका सही ऑप्शन क्या होगा, आपराधिक मानववध की धारा 299 में दिया गया है। सही ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, ये हमारे आईपीसी के महत्वपूर्ण 31 क्वेश्चन हुए, 2010 में पूछे गए थे। आइए अब स्टार्ट हो सेकंड हमारा पार्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय दंड संहिता की वो देखेंगे 1973 दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर शुरुआत करते हैं। अगला नेक्स्ट भाई साहब अपनी वीडियो को कोई नहीं करे। आइए दोस्तों, हमारा चल रहा है मध्य प्रदेश सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एडीपीओ का, हम देख रहे हैं सॉल्व पेपर 2010 का। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो पहला का वीडियो है डाला वो आपको अच्छा लगा है, और हम सारे ही जो हमारे पुराने ओल्ड पेपर हैं उनको सभी को क्वेश्चन हम हल कराएंगे। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं। हमने आईपीसी को देखा था, अब ये सेकंड पेपर है हमारा दोस्तों, और ये हमारा, ठीक है, अब हम सेकंड में हम देखेंगे दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन हम सीआरपीसी 1973 के, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हम क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और दोस्तों को शेयर करें। आइए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। दोस्तों निवेदन है आपसे कि आप लोग सीआरपीसी की धाराएं को जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण धाराएं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। 2A, 2C, 2I, 2L। दोस्तों 32 का हमारा सही ऑप्शन है 2C। दोस्तों 2C में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं अपनी भाषा में गंभीर मामला। ठीक है, जिसमें पुलिस को बिना वारंट की गिरफ्तारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, और बिना विवेचना, मजिस्ट्रेट बिना विवेचना के भी यहाँ पर वो कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, मतलब पुलिस यहाँ पर कर सकती है, तो बिना वारंट के यहाँ पुलिस को पूरा अधिकार है, वो गिरफ्तार कर सकती है। बाकी आशंकीय मामले में पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा दोस्तों 2C। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सरकार सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, और इसके बारे में धारा 23, धारा 24 या धारा 25 और धारा 26। तो दोस्तों लोक अभियोजक नियुक्ति के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो धारा 25 में किया गया है। सही ऑप्शन हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिकता नियंत्रण में है। तो एक न्यायिक मजिस्ट्रेट दोस्तों, इसकी स्थानीय नियंत्रण जो है वो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, ना उच्च न्यायालय के अधीन है। ये है उच्च न्यायालय के नियंत्रण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी के अंतर्गत एक जो जांच होती है, ठीक है, इंक्वायरी, तो वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? वो एक पुलिस प्रक्रिया है या न्यायिक प्रक्रिया है या प्राइवेट प्रक्रिया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमको बताना है। तो पुलिस प्रक्रिया तो दोस्त नहीं, ना ही प्राइवेट प्रक्रिया है, ना विशिष्ट प्रक्रिया है, ये हमारी एक न्यायिक प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, अभिलेख पढ़े उस समय आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। ठीक है, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, जांच एक न्यायिक प्रक्रिया है। इसका सही ऑप्शन हमारा ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संज्ञेय मामले में पुलिस को अपराधिकार है। दोस्तों इसके बारे में हमने धारा 2C में वो देखा था। ठीक है, अब समझ लेते हैं इसको। इसका सही ऑप्शन क्या है?
बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार है दोस्तों। बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के अपराध की विवेचना करने का भी अधिकार है दोस्तों। सही बात है, दोनों सही है क्या? जी दोनों सही है। सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर उपयुक्त का और खा दोनों का अधिकार है पुलिस अधिकारी को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की विवेचना करने हेतु पुलिस को निर्देश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत प्राप्त है? तो दोस्तों मजिस्ट्रेट पुलिस को निर्देश जारी किस धारा के अंतर्गत कर सकता है? तो दोस्तों सीआरपीसी की धारा 156 तो सही है, लेकिन उससे क्लोज 3 में ये बात कही गई है। आइए ऑप्शन देखते हैं। धारा 156 1 दंड प्रक्रिया संहिता, 2 दंड प्रक्रिया संहिता और 3 तो क्लोज 3 सीआरपीसी 1973 की क्लोज 156 की क्लोज 3 में इसको बताया गया है। सही ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों का संचित विचरण कौन सा न्यायालय कर सकता है? 260 में संचित विचरण की जो बात कही गई है, ठीक है, वो कौन सा न्यायालय कर सकता है? तो दोस्तों आइए देखते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट जिसे उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेष सशक्त किया गया हो, या सभी? तो दोस्तों सभी को यह अधिकार है। यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा डी होगा। सभी दोस्तों सभी यहाँ पर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किन धाराओं में सेशन विचरण की प्रक्रिया दी गई है? धारा 260 से 265 तक, धारा 251 से 259 तक, धारा 238 से 250 तक, 225 से 237 तक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, धारा 225 से 237 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, इसे हमें यह अनुमान लगेगा कि सीआरपीसी जो हम पढ़ रहे हैं और जो क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो हमें कहाँ पर हम अपने आप को कमज़ोर पा रहे हैं। ठीक है, आज जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं उस तरह से क्वेश्चन हमसे नहीं अटेंड हो पा रहे हैं, तो इससे बहुत हेल्प होती है। ठीक है, और ये हमारे लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकायत जैसा कि धारा 2D दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है हो सकती है केवल लिखित, केवल मौखिक, या तो लिखित या मौखिक संकेतों से। दोस्तों या तो लिखित या मौखिक हो सकती है। सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। आपराधिक मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदत्त की गई है किस धारा के अंतर्गत? तो सीआरपीसी की धारा 406 में इसको दोस्तों बताया गया है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर। सीआरपीसी की धारा 407, 406, 421, 408। तो दोस्तों हमारा 41 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर खा, सीआरपीसी की धारा 406। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां। जमानती अपराध में जमानत एक अधिकार के रूप में स्वीकार की जाती है पुलिस अफसर द्वारा, न्यायालय द्वारा, पुलिस अफसर और न्यायालय दोनों द्वारा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा। तो जमानत देने का अधिकार दोस्तों पुलिस अधिकारी को नहीं है, ध्यान रखिएगा। 42 का सही ऑप्शन हमारा होगा न्यायालय द्वारा। सही ऑप्शन हमारा होगा, ठीक है, कोर्ट द्वारा, ठीक है, न्यायालय द्वारा। समनी और गैर समनी अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है। तो आइए किस में दिया गया है? 43 का सही ऑप्शन सीआरपीसी की धारा और सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में, सीआरपीसी की द्वितीय अनुसूची में, सीआरपीसी की धारा 320 में और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 में। और दोस्तों 320 में इसकी सूची दी गई है समनी और गैर समनी की, और सही ऑप्शन हमारा सी होगा, ठीक है, धारा 320। आइए 44। निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान अपील से संबंधित नहीं है? दोस्तों बाकी हमारी 3 धाराएं ऐसी हैं जो अपील के बारे में प्रावधान करती हैं। ऐसी कौन सी धारा है जो अपील के प्रावधान नहीं करती है? तो 44 का सही ऑप्शन बताना है। 86 भी सही है, 49, 449, 450 और 454। दोस्तों सही ऑप्शन है हमारा 44 का सी गा 450। 450 में अपराध का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेज अथवा वस्तु की खोज के लिए वारंट कौन जारी कर सकता है? किसी दस्तावेज है या वस्तु की खोज के लिए वारंट कौन जारी कर सकता है? कोई भी न्यायालय, पुलिस अधीक्षक, केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, केवल सत्र न्यायालय। दोस्तों कोई भी न्यायालय
यहाँ पर जिसके आधिकारिकता में हो वो कोई भी यहाँ पर न्यायालय कर सकता है। सही ऑप्शन 45 का होगा। आइए 46 पर देखते हैं। किसी संज्ञेय अपराध के बाद जब पुलिस किसी मामले को दर्ज करती है तो उस केस का पंजीकरण किस धारा के अंतर्गत आता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए 46 का सही ऑप्शन देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 154, सीआरपीसी की धारा 155, सीआरपीसी की धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता या 156 हम तो बात कर चुके हैं दोस्तों इसके बारे में, और धारा 190। ठीक है, तो दोस्तों ये धारा महत्वपूर्ण है, सीआरपीसी की धारा 154। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है हमारा ए का। ठीक है, आइए 47। किसी मामले के भारसाधक अभियोजक को दंड प्रक्रिया संहिता जी कौन सी धारा अभियोजन वापस लेने की अनुमति प्रदान करती है? किसी मामले के भारसाधक अभियोजक को दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की कौन सी धारा अभियोजन को वापस लेने की अनुमति प्रदान करती है? ठीक है, 47 का सही ऑप्शन बताना है 304, 321, 313, 323। 47 का सही ऑप्शन दोस्तों 321। नेक्स्ट क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत एक्शन स्वीकृति किसके द्वारा लिखी जा सकती है? कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी जिसे मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदत्त हो, का या खा? दोस्तों सही ऑप्शन है 48 का ए का कोई मेट्रोपॉलिटन या न्यायिक मजिस्ट्रेट 164 के अनुसार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अन्वेषक अधिकारी के द्वारा केस डायरी का रखना किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य है? जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो किस धारा के अधिकार है दोस्तों से अनिवार्य है? सीआरपीसी की धारा 162, सीआरपीसी की धारा 167, 172 और 174। तो 49 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सीआरपीसी की धारा 172। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआरपीसी की धारा 95 के अंतर्गत की गई समापहरण की घोषणा को अपस्थ करने की शक्ति किस न्यायालय को है? कौन न्यायालय अपस्थ कर सकता है? सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट या सर्वोच्च न्यायालय? तो 50 का सही ऑप्शन है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 लागू होती है हिंदुओं पर, मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, किसी भी धर्म के व्यक्तियों पर? 51 का सही ऑप्शन है ये दोस्तों 125 हमारी जो है भरण पोषण से संबंधित है और ये किसी भी धर्म के व्यक्तियों पर। सही ऑप्शन यहाँ पर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52वां। एक आपराधिक मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को किस धारा के अंतर्गत सुपुर्द किया जा सकता है? एक आपराधिक मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को, ठीक है, नीचे वाले चरण अपने ऊपर वाले मजिस्ट्रेट को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, अंतर्गत करेगा, सुपुर्द करेगा। तो किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? तो 52 का सही ऑप्शन है 209 सीआरपीसी, 323 सीआरपीसी, 324 सीआरपीसी और सीआरपीसी की धारा 209 और 323। सही ऑप्शन है हमारा डी, उपयुक्त का और खा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआरपीसी की धारा 438 अधीन जमानत स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार निम्न में किस न्यायालय को है? ठीक है, 438 के बारे में आपको बता चुका हूँ, इस धारा से आप परिचित होंगे। जब हमने पढ़ा था, कौन सा एक्ट पढ़ा था? SC/ST एक्ट, ठीक है, जिसमें जमानत का प्रावधान बताता है 438 का लागू ना होना। ठीक है, धारा हमने 18 में देखा था ना, SC/ST एक्ट में वो धारा है दोस्तों, यहाँ पर बात करती है। तो किस न्यायालय को है यह अधिकार? न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी है, सत्र न्यायालय को है, उच्च न्यायालय को है। तो दोस्तों इसमें जो अधिकार है वो सत्र न्यायालय को है और उच्च न्यायालय को है, न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं है। इसलिए दोनों, ये दो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, खा और गा दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया संहिता ये कौन सी धारा किसी न्यायालय को परिसीमा काल के अवसान के बाद भी, परिसीमा काल जो दिया गया है उसके बीत जाने के बाद भी किसी अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति देती है? धारा 473, 468, 472, 471।
ये दोस्तों एक चैप्टर है हमारा 36 जिसमें बताया गया है परिसीमा का काल के बारे में। ठीक है, तो 54 का सही ऑप्शन हमारा का ए 473 के अंतर्गत संज्ञान लेने की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। आरोप को जोड़ने अथवा परिवर्तन करने के लिए किस धारा में प्रावधान है? आरोप को जोड़ने अथवा परिवर्तन करने, जो आरोप लगाए गए हैं उसमें जोड़ने या उसमें परिवर्तन करने के लिए किस धारा में बताया गया है कि आप किस धारा के तहत ऐसा कार्य कर सकते हैं? ठीक है, 55 के क्वेश्चन आप सही ऑप्शन देखिए, सीआरपीसी 214, सीआरपीसी धारा 215, सीआरपीसी धारा 216, सीआरपीसी धारा 218। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों हमारे ये चल रहे हैं। ठीक है, पूछे गए क्वेश्चन ही है, तभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, कोई भी क्वेश्चन है ना कम नहीं आके। तो सही ऑप्शन 55 का हमारा 216। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 216 में हमको परिवर्तन के लिए प्रावधान बताया गया है। ठीक है, धारा 216 होगी, सीआरपीसी धारा 216। ठीक है, किसके बारे में बात करती है? आरोप को जोड़ना अथवा परिवर्तन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, का को उत्तर प्रदेश में घायल किया गया था और उन घावों के कारण उसकी भोपाल में मृत्यु हो जाती है। का की मृत्यु कारित करने के अपराध की जांच और विचारण किया जा सकता है। कहाँ पर इसका ट्रायल और कहाँ पर इसका इंक्वायरी होगी? उत्तर प्रदेश में होगी, भोपाल में होगी। उत्तर प्रदेश में या भोपाल में, कहा जहाँ कहीं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई हो। 56 का दोस्तों सही ऑप्शन बताना है हमें। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार कई बार देखा गया होगा एग्जाम में, आपने यदि पुराने पेपर लगाए होंगे या देखो जब हम लगाएंगे तो दोस्तों कई बार हम क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, या तो वो उत्तर प्रदेश में या भोपाल में। सही ऑप्शन हमारा सी होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और कई बार पूछा जा चुका है कई बार अन्य एग्जामों में, न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक जुडिशरी एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। सीआरपीसी की कौन सी धारा जब यह उपबंध करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय से अवश्य है? ठीक है दोस्तों, जब मुझे जो सत्र न्यायालय हमारा जब कोई मृत्युदंड देता है तो उसको एक बार पुष्टि कराना जरूरी होता है, किससे? हाई कोर्ट से। तो किस धारा ने बताया, किस धारा में बताया गया है? तो धारा 366 दोस्तों इसके बारे में प्रावधान करती है। 368, 369, 371। तो 57 का सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए 366 दोस्तों बताती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय से अवश्य कराना होगा। ठीक है, जो सत्र न्यायालय किसी को मृत्युदंड देता है तो उसकी पुष्टि एक बार हाई कोर्ट से होती है। ध्यान रखिएगा, ये धारा 366 इस बारे में प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। अभियुक्त की अनुपस्थिति में गवाहों का परीक्षण किया जा सकता है, इसके अंतर्गत 58 का सही ऑप्शन देखना है। धारा 299 सीआरपीसी, धारा 321 सीआरपीसी, धारा 224 सीआरपीसी, धारा 298 सीआरपीसी। 58 का सही ऑप्शन हमारा होगा धारा 299। ठीक है, धारा 299 जिसमें अनुपस्थिति में गवाहों का परीक्षण किया जा सकता है के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। 59। निम्न में से किस मामले में अभियोजन के गवाहों को झूठा साक्ष्य देने पर अभियोजित किया गया था? जेसिका लाल मामला, नीतीश कटारा मामला, प्रियदर्शनी मट्टू का मामला, इनमें से कोई नहीं। 59 का दोस्तों ये एक मामला हर जगह पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका सही मामला और सही ऑप्शन है यहाँ पर हमारा जेसिका लाल मामला। ठीक है, ये झूठ से याद रखिएगा जेसिका को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60वां। सीआरपीसी की संशोधन अधिनियम 2005 कब से प्रभावी हुआ? 22 जून 2006 से हुआ, 21 जून 2005 से हुआ, 23 जून 2006 से हुआ, 23 जुलाई 2006 से हुआ। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 60 का, वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 23 जून, ठीक है, 2006 से ये इसे पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभ्यासिक अपराधों से सदाचार के लिए प्रतिभूति ली जा सकती है, किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत धारा 107 के अंतर्गत, धारा 109 के अंतर्गत, धारा 110, धारा 133। 61 का सही ऑप्शन बताना है, इसका भी हमारा सही ऑप्शन होगा सी, धारा 110 के अंतर्गत। ठीक है, जो अभ्यासी जो अपराध करते रहते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रतिभूति ली जा सकती है, धारा 110 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किसको लोक प्रदूषण हटाने का अधिकार प्राप्त है? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
द्वितीय श्रेणी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय। 62 का सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी सी होगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होता है दोस्तों तहसील में, ठीक है, विकास खंड स्तर पर, वो उसको अधिकार है कि वहाँ से आप दूषण हटाने का अधिकार उसको दिया गया है, ठीक है। बाकी न्यायालय तो आप जानते ही होंगे का क्या कार्य है। ध्यान दीजिएगा, न्याय कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट दो अलग अलग होते हैं, इस बात को आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है सीआरपीसी की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत पुलिस अभियुक्तों को बिना वारंटी के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, कौन सी धारा में बताया गया है। 63 का सही ऑप्शन, 38, 41, 39, 40। 233 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी खा, धारा 41 सीआरपीसी दोस्तों। ठीक है, ये हमारे हुए दोस्तों सीआरपीसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट हम चलते हैं एविडेंस एक्ट पर। ठीक है, देखिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, एक हमारा सीपीसी है, वो सॉरी सीआरपीसी इसमें से हटा दिया गया है। एक हमारा सीआरपीसी है, एक एविडेंस एक्ट है जिसको हम देख रहे हैं एक्ट, एक हमारा आईपीसी एक्ट है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण एक्ट हैं, ध्यान रखिएगा किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, चाहे सिविल जज की एग्ज़ाम हो दोस्तों, उसमें भी इनमें 15-15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीएलओ हो, ठीक है, या हम एडीपीओ की बात करें तो ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक्ट हैं। इन्हें आप बहुत अच्छे से गहराई से इसे डीप में समझने की कोशिश करें, यहाँ से हमें अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी तक हमने सिर्फ आईपीसी और सीआरपीसी को देखा, जिसमें हमने कितने क्वेश्चनों को देखा दोस्तों, सॉरी दो सब्जेक्ट दोस्तों हमारे ना, आईपीसी और सीआरपीसी। 63 क्वेश्चन हमने देखे अभी तक। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट हमारा एक्ट लेकर आए हैं, एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है हमारा 72 का एक्ट। मैं आपको बता चुका हूँ ये तीनों एक्ट हमारे इसके अच्छा रोल करेंगे, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 निम्न में से किस हेतु लागू होता है। न्यायाधिकरण के समक्ष विधिक कार्रवाई हेतु, मध्यस्थता के समक्ष विधिक कार्रवाई हेतु, न्यायालयों में न्यायिक कार्रवाई हेतु, उपयुक्त सभी हेतु। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा है वो है न्यायालयों में न्यायिक कार्रवाई हेतु ये हमारा एक्ट लागू होता है। सही ऑप्शन सी होगा 64 का। आइए 65, विवादक तथ्य का अर्थ क्या है। कौन से तथ्य विवादक माने जाएंगे। वहाँ तथ्य जिसके अंतर्गत अस्तित्व अथवा अनस्तित्व को पक्षकार द्वारा स्वीकार किया गया हो। वह तथ्य जिसके अस्तित्व अथवा अनस्तित्व के बारे में पक्षकार ऐसे एक मत नहीं है। सही बात दोस्तों, जिसमें एक मत नहीं है वही विवादक तथ्य है। जिसमें एक मत हो वो विवादक तो हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तथ्य जिसके अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में पक्षकारों में विवाद नहीं है और फिर सभी। दोस्तों आप खुद इसका अनुमान लगाइएगा। सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा होगा 65 का बी खा। ठीक है, जिसमें पक्षकार एक मत ना हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य नहीं है, कौन सा एविडेंस इसमें नहीं है। सुनवाई के दौरान किसी बात के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार। दोस्तों ये व्यक्तिगत ज्ञान और विचार ये बात साक्ष्य नहीं है। आइए देखते हैं और ऑप्शन बाकी। न्यायालय के समक्ष गवाहों का मौखिक कथन, ठीक है, ये साक्ष्य है। न्यायालय के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सीडी, ठीक है, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है तो इलेक्ट्रॉनिक सीडी, ये भी सही बात है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा जो नहीं होगा वो क्या नहीं है, यानी सुनवाई के दौरान किसी बात के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत विचार। दोस्तों व्यक्तिगत ज्ञान विचार, यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, वो गलत होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा ए होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तत्वों की सुसंगति साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में आती है। महत्वपूर्ण धारा है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए 167 धारा, बहुत अच्छा एक्ट हमारा, ये अच्छे से पढ़िएगा। और कुछ कठिनाई होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और कोशिश करूँगा बहुत जल्दी इस एक्ट को मैं आपके साथ शेयर करूँ अपने बहुत ही सरल भाषा में। 67 का सही ऑप्शन बताना है हमें, कौन सी धारा होगी। 5, 6, 7, 8 दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण धारा है। इसे हम IMP धारा बोल सकते हैं। ठीक है, ये कई बार पूछी जा चुकी है, ध्यान रखिएगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
ठीक है, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले कई बारी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। सही ऑप्शन सारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत हेतु सुसंगत है, तैयारी सुसंगत है, आचरण सुसंगत है, दोस्तों तीनों ही सुसंगत है। सही ऑप्शन है हमारा डी। धारा 8 के अंतर्गत हेतु, तैयारी, आचरण सुसंगत रखते हैं दोस्तों। सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट 69। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के में असंगत तत्व भी सुसंगत हो जाते हैं? किस धारा में बताया गया है 69 का? दोस्तों 11, हमारी धारा 11 बात करती है इस बारे में। धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12, वहाँ तत्व जो सुसंगत नहीं भी असंगत होकर भी सुसंगत हो जाता है, तो ही धारा हमारी 11 धारा। ये भी दोस्तों आईएमपी धारा है, इसे भी आप थोड़ा सा उदाहरण में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत न्यायाधीश साक्ष्य की ग्रहता के बारे में विनिश्चय करेगा? धारा 135, धारा 136, नेक्स्ट धारा 138, धारा 144। तो दोस्तों जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, धारा 136। स्वीकृति किसे करने वाले पर बंधनकारी है? जहां तक कि वह तथ्यों से संबंधित है, जहाँ तक कि वह विधि से संबंधित है, तथ्य व विधि दोनों से संबंधित है, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जहाँ तक कि वह विधि से संबंधित है, ऐसे तथ्य बंधनकारी हैं। ऑप्शन नंबर 71 का बी। 72। का और खा का गा की हत्या के लिए संयुक्त विचरण किया गया है, दोनों को मिलाकर। ठीक है, विचारण के दौरान का ने कहा कि खा और मैंने गा की हत्या की है। खा के विरुद्ध इस साक्ष्य की प्रकृति कैसी है? सारभूत है, संपोषक है, अनुचित है या प्रत्यक्ष है? तो दोस्तों ये है, इसको बोलते हैं हम संपोषक। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। ठीक है, संपोषक साक्ष्य कहलाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृति किस धारा के अंतर्गत ग्रह नहीं है? ठीक है दोस्तों, ये पुलिस ऑफिसर के सामने आप गुनाह कबूल करते हैं तो ऐसी जो बात कही गई है वो स्वीकृत नहीं है। ठीक है, तो किस धारा के अंतर्गत 73 का सही ऑप्शन? धारा 24, 25, 26, 27 धारा, इसका सही ऑप्शन है 73 का धारा 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 लागू होती है जब जानकारी देने वाला व्यक्ति एक अभियुक्त है और लेकिन पुलिस अभिरक्षा में नहीं है। जब जानकारी देने वाला व्यक्ति एक अभियुक्त है और पुलिस अभिरक्षा में है। जब वहाँ व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में है लेकिन अभियुक्त नहीं है। जब ना तो वहाँ व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में है और ना ही अभियुक्त है। 274 का सही ऑप्शन हमारा बी, जब जानकारी देने वाला व्यक्ति एक अभियुक्त है और पुलिस अभिरक्षा में है। सही ऑप्शन होगा 27 पर लागू होती है। 75, एक मृत्युकालीन कथन की सुसंगतता के लिए वह एक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया हो, एक पुलिस ऑफिसर के समक्ष दिया गया हो, एक डॉक्टर अथवा प्राइवेट व्यक्ति के समक्ष दिया गया जा सकता है, या तो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर या किसी प्राइवेट व्यक्ति को दिया जा सकता है। सही ऑप्शन दोस्तों सही हमारे सभी यहाँ पर सही होंगे, डी सही होगा। ठीक है, या तो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर या किसी प्राइवेट व्यक्ति को दिया जा सकता है। 76, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत लोक दस्तावेज को साबित किया जा सकता है प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा, मौखिक साक्ष्य द्वारा। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम क्या किया जा सकता है? प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा दस्तावेज को साबित किया जा सकता है। सही ऑप्शन ए होगा 76 का। आइए 77, साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन विश्लेषक की राय क्या है? एक निश्चयक साक्ष्य है, निश्चयक साक्ष्य नहीं है, सहायक और संपोषक साक्ष्य है, या तो का या अथवा गा। दोस्तों ये सहायक अथवा संपोषक साक्ष्य सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथ्य जिन्हें न्यायिक अपेक्षा में लिया गया जाएगा विनिश्चित किए गए हैं किस धारा में बताया गया है? ठीक है दोस्तों, ये धारा 56, 57, 58 3 सेक्शन है इसमें। इस चैप्टर को पूरा देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। 56
57, 58, 55। तो दोस्तों ये तीनों धारा एक ही अध्याय संबंधित है, इसे देख लीजिएगा तीनों धाराओं को। सही ऑप्शन 78 का है खा 57। ठीक है, 1257। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, भारतीय संहिता दंड अधिनियम। ये धारा 61 के अधिनियम दस्तावेजों की अंतवस्तु का सबूत दिया जा सकता है प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, द्वितीय साक्ष्य द्वारा, प्राथमिक या द्वितीय साक्ष्य द्वारा, या कोई नहीं। दोस्तों इसका दिया जा सकता है तो प्राथमिक या द्वितीय साक्ष्य द्वारा। सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, न्यायालय किन्हीं तत्वों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा का उपबंध साक्ष्य विधि की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है। ठीक है, कि सारी धाराएं याद कर लीजिएगा, ठीक है, कमी धाराएं हैं, अच्छा है, इससे आप समझेंगे तो काफ़ी अच्छे तक समझ में आएगा। और धाराएं डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, देख ही रहे हैं आप क्वेश्चन, इसलिए लगा रहे हैं हम लोग। 114, 113 का और 114 का, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए 114। 81, निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं। प्रभुत्व संपन्न अधिकारियों के दस्तावेज सही है, सही बात है दोस्तों। शासकीय निकायों के दस्तावेज भी सही हैं। अधिकरणों के दस्तावेज, तो भी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, डी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा और का उपबंध साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में किया गया है। दोस्तों ये हमारी साक्ष्य अधिनियम की धारा, ये अंतिम धारा है। ठीक है, तो इसमें 167 धारा है, तो 167 धारा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, और यह सही ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है, 167 धारा यहाँ पर है। ठीक है, सो इस 167 में बताया गया है। लोक दस्तावेज विनिष्ट है, किस धारा में बताया गया है लोक दस्तावेज को। ठीक है, दोस्तों धाराएं पूछी गई हैं सीआरपीसी में, वो सॉरी एविडेंस में, ध्यान रखिएगा इस बात का। 83 का सही ऑप्शन बताना है हमें। 72, 73, 74, 75, तो 274 में लोक दस्तावेज को बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणों की ग्रहता संबंधित है किस धारा में। धारा 65, धारा 66, धारा 65 का, धारा 65 खा। 84 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ये डी 65 खा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 खा में बताया गया है। आइए 85, आपराधिक मुकदमों में सबूत का भार आवेदन पक्ष पर है कि वह अभियुक्त को दोष सिद्ध करे, अभियुक्त पर है कि वह अपनी दोष निर्दोषता सिद्ध करे, दोनों पक्षकारों पर है, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा अभियोजन पक्ष पर है कि वह अभियुक्त को दोष सिद्ध करे, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष में सक्षम साक्षी होते हैं दीवानी मामलों में, फौजदारी मामलों में। दीवानी फौजदारी दोनों मामलों में, ना तो दीवानी ना फौजदारी। सही ऑप्शन दोस्तों सी, दीवानी और फौजदारी दोनों मामले में। आइए 87, साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 संबंधित है मृत्यु की उपधारणा से, जीवन की उपधारणा से, संतान के धर्मज्ञ की उपधारणा से, नातेदारी की उपधारणा से। 87 का सही ऑप्शन है हमारा मृत्यु की उपधारणा से। ठीक है, मृत्यु की उपधारणा से ऑप्शन ये सही होगा। 108 इसमें प्रावधान करती है, 107 जीवन के बारे में प्रावधान करती है, 112 जीव के बारे में बात करती है, संतान के धर्मज्ञ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 110 कब्जे के बारे में बात करती है, देखते हैं हम। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत है, यह सिद्धांत दिया गया है आईपीसी, सॉरी ये हमारी इसमें दिया गया है दोस्तों धारा 110 में। ठीक है, 110 में दिया गया है, सही ऑप्शन बी होगा। इन्हें याद कर लीजिएगा, धारा 101 से लेकर 114 तक की महत्वपूर्ण धारा है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विबंधक एक नियम है दीवानी का, फौजदारी का, दीवानी फौजदारी दोनों का। ठीक है, तो 89 का हमारा सही ऑप्शन है, ये दीवानी का नियम है, ये सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90,
एक मुख्य व्यक्ति सक्षम साक्षी है जैसा कि निम्नलिखित के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। किस धारा में बताया गया है दोस्तों? ये हमारी 119 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये कोई गूंगा व्यक्ति सक्षम साक्षी है, ठीक है, जो बोल नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ये प्रश्न की बात है तो सबसे पहले होती है हमारी मुख्य परीक्षा, फिर प्रति परीक्षा, फिर पुनः परीक्षा होती है। ठीक है, और ये सूचक प्रश्न जो हैं, क्वेश्चन जो किए जा सकते हैं वो सिर्फ प्रति परीक्षा में किए जा सकते हैं। तो 91 का सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी होगा। ठीक है, प्रति परीक्षा में, सिर्फ प्रति परीक्षा में ही सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक मामलों में वीडियो वार्ता के जरिए साक्षी का परीक्षण अनुज्ञ है, अनुज्ञ नहीं है, साक्षी की इच्छा पर अनुज्ञ है, अभियुक्त की इच्छा पर है। दोस्तों सही ऑप्शन है 92 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए दोस्तों। अगला हमारा है लेक्चर आएगा अब ST एक्ट 1989। आपने देखा कि CRPC और इंडियन एविडेंस IPC और एविडेंस एक्ट से दोस्तों कितने क्वेश्चन है? 92 क्वेश्चन। बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। देखिए 150 में से 92 नंबर का क्वेश्चन कवर करता है ये तीनों एक्ट। इस बार भी हम मान के चलें कि हमारे 10 ही माने चले दोस्तों आप, तो 30 के लगभग हमको ये क्वेश्चन इन तीन एक्टों से देखने को मिलेंगे। ठीक है, 100 नंबर में से यदि 30 नंबर बहुत बड़ी बात है, 30%। देखिए इन एक्टों को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आइए हम चलेंगे नेक्स्ट की तरफ, ST एक्ट पर। आइए दोस्तों, हम चल रहे हैं, देख रहे हैं हमारा ओल्ड पेपर 2010 का। ठीक है, जब तक कि 92 क्वेश्चन में आपको अपने 2 वीडियो के माध्यम से समझा चुका हूँ। तीसरा वीडियो में हम ये बाकी बचे हुए लास्ट सभी क्वेश्चन देख लेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन है। और आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा अगला एक्ट है ST एक्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 दोस्तों। आइए देखते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 93 इससे स्टार्ट होता है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 में अत्याचार परिभाषित है निम्नलिखित के अंतर्गत अत्याचार को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? 4 ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास। अत्याचार को पूछा है कहाँ पर परिभाषित किया गया है? 2A में, ठीक है, 2 धारा 3(1) में, धारा 4 में, धारा 5 में। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों 2A में अत्याचार को परिभाषित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 94। एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति की महिला से बलात्कार के आशय से उस पर हमला करता है तो ए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस धारा में अभियोजन के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों ये एक्ट जो है ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के बाहर व्यक्तियों पर ये लागू होता है, ना कि अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्तियों पर। ठीक है, तो आइए इसमें ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ये आपस में होता है तो फिर IPC की हमारा सेक्शन जो है वो उस पर लागू होता है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ST व्यक्तियों को प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, इस एक्ट को हम समझा दिए हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। धारा 5, धारा 3, धारा 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं, सही ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, यदि कोई लोक सेवक जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों की जानबूझकर अवहेलना करता है तो वहाँ न्यूनतम दंड होगा। अब देखिए दोस्तों, यदि कोई लोक सेवक जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है तो ही ये लागू होगा। ये ध्यान रखिए, ये पॉइंट ध्यान रखिए, नहीं है तो ही ये एक्ट लागू होगा। तो उसे सजा हो सकेगी 1 वर्ष तक का कारावास, 2 वर्ष का कठोर कारावास, 3 वर्ष तक का अवधि का कारावास, 6 माह से कम अवधि का कारावास। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 1 वर्ष तक का कारावास। इसको न्यूनतम जो हो सकेगा कम से कम 1 वर्ष का कारावास हो सकेगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला 96 देखते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन कौन कर सकता है? अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार, भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार, संबंधित राज्य के राज्यपाल। दोस्तों ये विशेष न्यायालय जो है हर राज्य में स्थापित करेगी उस राज्य सरकार करेगी, लेकिन किसके
तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से दोस्तों यहाँ पर भी यानी राज्य सरकार करती है, इस बात का ध्यान रखेंगे, विशेष न्यायालय की स्थापना, और ये करेगी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, अजा एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार उन्मुख क्षेत्रों में अत्याचार रोकने के लिए कौन उत्तरदायी है? धारा 16 में बात की गई 17 में। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा जिला मजिस्ट्रेट भी है, उपखंड मजिस्ट्रेट भी रोक सकता है, उत्तरदायी है, और पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर अधिकारी है भी। ठीक है, तो फिर सभी दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा डी होगा, डी हमारा सही ऑप्शन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 98, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की किस धारा में अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है ये, तो सही ऑप्शन है इसका ये। अभी MPPSC में भी इसे जब शामिल था ये हमारा ये एक्ट, तो ये कोई धारा पूछी जा चुकी है। ठीक है, अब तो इसे हटा दिया गया, अब इसकी जगह आयोग है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों MPPSC का ये। तो सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा? 18 में दोस्तों अग्रिम जमानत का प्रावधान प्रतिबंध किया गया है, यहाँ पर अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी इस एक्ट के तहत। ठीक है, ये निवारक व्यवस्था के बारे में, अग्रिम जमानत के बारे में बात करती है। कौन सी हमारी धारा? 18। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? 18। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन दोषी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 लागू होती है, लागू नहीं होती है, लागू होती है, राज्य सरकार की अनुज्ञा से लागू होती है, उच्चतम न्यायालय की अनुज्ञा से लागू होती है? दोस्तों ये लागू नहीं होती है, सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए, लागू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 100, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? दोस्तों ये नियम बनाने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार को प्राप्त है। ठीक है, लेकिन विशेष न्यायालय की हम बात करें तो ये राज्य सरकार है, ध्यान रखिएगा। और इसका सही ऑप्शन हमारा होगा 100 का बी, खा, केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध किए जाने की संभावना है तो निम्नलिखित के अंतर्गत हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, 10, 11, 12 हमारी धारा 13 इसके बारे में बात करती है। तो ठीक है, इसमें 10 धारा 8, 9, 10, 7, तो सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, धारा 10 जो बात करती है दोस्तों इस बारे में। ठीक है, और 11 भी संबंधित, 12 भी 13 संबंधित, और 13 भी इसमें दंड के बारे में संबंधित धाराएँ 4 इसकी संबंधित हैं हटाने की बारे में। ठीक है, आपने वीडियो देखा होगा तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन आते होंगे समझ में, नहीं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। वाइल्ड लाइफ, ये दोस्तों ये प्रोटेक्शन, ये एक्ट यहाँ से हटा दिया गया है। अब हमने 101 क्वेश्चन देखा, हम अगले एक्ट पर आ रहे हैं। जो क्वेश्चन वर्तमान में हमारे पास है उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ देखेंगे, उन्हीं एक्टों के क्वेश्चनों को। ठीक है, जो हटा दिया गया है मैं उनको यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात का। यदि आप पूछे सर कि वाकई क्वेश्चन कहाँ पर है तो हम बता दें आपको कि हमने वाकई स्किप कर दी है। अब ये हमारे पास भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 हमारे पास है, तो इसलिए हम 118 से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की कौन सी धारा में अवैध प्रतितोषण मांगना और प्राप्त करना अपराध है? किस धारा में बताया गया दोस्तों? जो भ्रष्टाचार करता है उसको मांगना ऐसा रुपया पैसा। और सही ऑप्शन दोस्तों धारा 7 में, धारा 13(1)(डी) में, और अगला है का दोनों में, और अगला है धारा 12 में। दोस्तों 118 का हमारा सही ऑप्शन है का और खा दोनों में, धारा 7 में भी और धारा 13(1)(डी) में भी। तो सही ऑप्शन हमारा सी होगा, गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 के अंतर्गत अपराधियों पर अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 लागू होता है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, ये लागू नहीं होता है। सही ऑप्शन हमारा बी होगा। हाँ है, नहीं है तो नहीं है। बाकी ऑप्शन और देखिए, राज्य सरकार की अनुमति से लागू हो सकता है, अपराधी की परिवर्तना पर लागू हो सकता है। नहीं दोस्तों, नहीं हो सकता। सही ऑप्शन आपका खा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 120, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 161 से 165A तक विलोप या हटा दिया गया है? धारा 31 के अधीन, धारा 28 के अधीन, धारा 30 के अधीन, धारा 29 के अधीन?
दोस्तों जो आईपीसी की धारा में जो प्रावधान किए गए थे भ्रष्टाचार से संबंधित, उसको हटा दिया गया और उसको ये हमारे भ्रष्टाचार निवारण में लाया है, गया है। तो किस द्वारा हटाया गया है, किस धारा के अंतर्गत? धारा 31, धारा 28, धारा 30 और धारा 29। 120 का सही ऑप्शन है धारा 31 के अधीन। दोस्तों ये 31 बात करती है भ्रष्टाचार की, है ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(e) के अधीन अपराधों की विवेचना किसके द्वारा की जाएगी? पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी द्वारा, पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न ना हो के आदेश किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा, उप परीक्षक द्वारा या किसी पुलिस निरीक्षक द्वारा। दोस्तों सही ऑप्शन है इसका हमारा पुलिस अधिकारी, जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कहीं ना हो और आदेश से किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। सही ऑप्शन है 121 का हमारा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत यह साबित करने का भार किस पर है कि गैस स्रोतों से आय की तुलना में अभियुक्त की संपत्ति अनुपातिक नहीं है? इस पे है ये अभियुक्त पर, अभियोजन पक्ष पर, विवेचनाधिकारी पर, सरकार पर। तो 122 का सही उत्तर है जिस पर अभियुक्त, जिस पर इल्जाम लगाया गया है, इन अभियुक्त पर ही होगा। साबित करने का भार किस पर होगा? अभियुक्त पर। सही ऑप्शन है ए का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के अधीन उपधारणा है खंडनी है, अखंडनी है? न्यायालय की अनुमति से खंडनी है, ना तो का और ना ही खा। तो दोस्तों 123 का सही ऑप्शन है ये। 120 के अधीन हमारी उपधारणा जो है वो खंडनी है, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा में कतिपय अपराधों के अभियोजन के हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है? धारा 16 के अधीन, धारा 17 के अधीन, धारा 18 के अधीन, धारा 19 के अधीन। दोस्तों 124 का सही ऑप्शन है हमारा डी, 119 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न, यह हमारा दूसरा एक्ट चालू हो गया, आयुध अधिनियम, ठीक है, आर्म्स एक्ट 1959। कौन सा निम्न में से कौन सा आयुध अधिनियम 1959 के संबंध में सही है? इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है, सही है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत में नहीं है। इसका अधिनियम सभी केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है, नहीं। इसका विस्तार केवल मध्य प्रदेश नहीं। ये दोस्तों सही ऑप्शन हमारा ए, आप सभी जानते हैं। आप इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुधों का परिवहन निर्बंधित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति किसे है? जो आयुधों को ले जाता वाहन है, वो वाहन को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास है, जिला मजिस्ट्रेट को है, पुलिस अधिकारी को है। तो आयुधों से संबंधित जो शक्ति है दोस्तों वो है केंद्र सरकार को। सही ऑप्शन है हमारा ए होगा, केंद्र सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुध अधिनियम 1959 की किस धारा में वो प्रतिबंधित गोला बारूद परिभाषित है? गोला बारूद को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? ठीक है, धारा 3, धारा 2E, 2H, 2C। दोस्तों गोला बारूद को जो परिभाषित किया गया है वो 2H में परिभाषित किया गया है। इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कोई व्यक्ति अज्ञायुद्ध अर्जित नहीं कर सकता? कौन अज्ञायुद्ध अर्जित नहीं कर सकता? जिसने सद्व्यवहार बनाए रखने के लिए बंद पत्र भरा हो, जो 21 वर्ष की कम आयु का हो, जो हिंसा के लिए सजा हुई हो, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों डी इसका सही ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुधों के आयात और निर्यात के लिए आयुध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अनुज्ञप्ति अनिवार्य है? लाइसेंस का होना अनिवार्य है। काय के लिए दोस्तों? आयात और निर्यात के लिए, आयात और निर्यात के लिए। तो ये सही, ये इसकी धारा बता दी है 9, 10, 7, 8। सही ऑप्शन 10 इस बारे में बात करती है, ठीक है। धारा 10 हमारी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, आयुध अधिनियम की धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति यदि पहले ही निरस्त ना कर दी गई हो तो वहाँ परिवर्तन में बनी रहेगी कब तक? तो 130 का सही ऑप्शन है हमारा 1 वर्ष की कालावधि, 2 वर्ष की कालावधि, 3 वर्ष की कालावधि के लिए, 5 वर्ष की कालावधि के लिए। दोस्तों यदि वो ऐसी बात है तो धारा 3 के अधीन वो बनी रहेगी 3 वर्ष तक के लिए, 3 वर्ष की कालावधि के लिए। सही ऑप्शन है हमारा सी गा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देने से
लाइसेंस देने से या पूर्व आयुक्त अधिनियम के अंतर्गत थाने में से रिपोर्ट मांगी तुरंत मांगी, परंतु थाने के विहित समय के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई तो अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। पुलिस रिपोर्ट पुनः मांगी जाएगी। बिना रिपोर्ट के अनुज्ञप्ति मान्य नहीं होगी। बिना पुलिस रिपोर्ट के ही अनुज्ञप्ति दी जा सकती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दी जा सकती है। बिना पुलिस रिपोर्ट के ही अनुज्ञप्ति दी जा सकती है, लाइसेंस दिया जा सकता है। ठीक है, सही ऑप्शन इसका डी होगा। आइए 132 आयुध अधिनियम 1959 की किस धारा के अधीन एक मजिस्ट्रेट किसी आयुध या गोला बारूद की तलाशी और अधिग्रहण कर सकता है? किस धारा में इस पर बताया गया है? ठीक है, मजिस्ट्रेट को शक्ति दी गई है अधिग्रहण या तलाशी की। तो दोस्तों इसको शक्ति दी गई है 20, 22, 21, 23। सही ऑप्शन है हमारा 22 में इसको तलाशी दी गई मजिस्ट्रेट को किसी भी। ठीक है, वो कर सकता है तलाशी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना अनुज्ञप्ति के किसी अज्ञात को लेकर चलने पर दंड कितना होता है? तो आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप ऐसा कार्य करते हैं तो इसके लिए आपकी सजा का जो प्रावधान है वो कितना है? कारावास इसकी अवधि 3 वर्ष से कम ना हो, जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी नहीं, 5 वर्ष तक का कारावास नहीं दोस्तों, 2 वर्ष तक का कारावास जुर्माना है इसमें यदि ऐसी स्थिति होती है तो सही ऑप्शन है 133 का सी का 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा NDPS एक्ट 1985 देखेंगे। नशीली दवाएं और मादक द्रव्य अधिनियम 1925 के अंतर्गत अपराध है। कैसा अपराध है? नशीली दवाएं और मादक द्रव्य अधिनियम 1985 के अंतर्गत अपराध है। कैसा? संज्ञेय है, असंज्ञेय है? असंज्ञेय और गैर जमानती। जमानती दोस्तों ये हमारा अपराध है, ये है संज्ञेय और गैर जमानती। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन है हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। NDPS अधिनियम 1985 के अंतर्गत परीक्षा पर छोड़े जाने का लाभ कौन प्राप्त कर सकता है? धारा 27 का दोषी, धारा 27A का दोषी, धारा 28 का दोषी, धारा 29 का दोषी। 135 का सही ऑप्शन है धारा 27 का दोषी। यहाँ पर हमारा ए सही होगा, धारा 27 का दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन। NDPS अधिनियम की किस धारा में कतिपय अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है? मृत्युदंड के बारे में किस धारा में प्रावधान किया गया है? 136 का सही ऑप्शन बताना है। 52, धारा 32 का, धारा 31 और धारा 31 का। दोस्तों धारा 31 का में जोड़ी गई, इसमें बताया गया है मृत्यु के बारे में 31 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन 137। NDPS अधिनियम 1985 के अधीन अपराधों का विचरण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? सत्र न्यायालय द्वारा, विशेष न्यायालय द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा। दोस्तों इसके लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की जाती है, विशेष न्यायालय द्वारा इसका विचरण। ठीक है, सही ऑप्शन बी खा, विशेष न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138। NDPS अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है? कौन तलाशी जारी कर सकता है? तो दोस्तों मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को भी है, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को भी है, द्वितीय श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट जिसे इस हेतु राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो, राज्य सरकार ने इसको प्राधिकृत किया हो दोस्तों, सरकार सौंपा हो, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होंगे डी। ठीक है, ये मेट्रोपोलिटन और ये दोनों तो है ही हैं, लेकिन राज्य सरकार यहाँ पर नाम आ गया जिसने प्राधिकृत किया तो डी सभी सही हो जाएंगे यहाँ पर, उपयुक्त सभी सही हैं सभी को। 139 NDPS अधिनियम की कौन सी धारा अफीम, पौधता, भांग की औधा और कोका की अवैध खेती को कुर्क करने का प्रावधान करती है? किस धारा में बताया गया है कि वहाँ से संपत्ति जैसी खेती को कुर्क या समाप्त कर सकती है? 139 का सही ऑप्शन बताना है। 46, 47, 48, 49। तो कुर्क करने का जो प्रावधान किया गया है दास्ता वो है धारा 48। 139 का सही ऑप्शन हमारा 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 दोस्तों, सॉरी यहाँ पर इसे भी हटा दिया गया है।
इसलिए हम इसके भी हम यहाँ पर स्किप करते हैं। आइए हमारा MP एक्साइज एक्ट 1950 यानी हमारा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये आखिरी एक्ट होगा हमारा, इसी के साथ हमारा ये 2010 की मॉडल पेपर समाप्त होता है। और कैसा वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा, ठीक है। और अगला वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा, हम अगला 9 का या 16 का जो भी होगा हमको लेके आएंगे। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की किस धारा में कतिपय उपबंधों से छूट दी गई है? जनजाति के लोगों को किस धारा के अधीन छूट दी गई है? 145 का सही ऑप्शन है हमारा 61 घा। तो दोस्तों इनको प्रावधान में छूट दी गई है वो 61 घा के अधीन दी गई है, सही ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 8 के अधीन मादक द्रव्य का आयात निर्यात परिवहन पर निबंधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? दोस्तों ये हमारा एक्ट जो है, ठीक है, राज्य का एक्ट है। तो इसमें आबकारी आयुक्त को राज्य सरकार को, आबकारी अधिकारी को राजस्व अधिकारी को, तो इसको जो शक्ति प्राप्त है दोस्तों वो है राज्य सरकार को। अभी हम बात करें आपसे कि जो हमारा एक्ट है वो राज्य सरकार का है, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य सरकार को शक्ति प्राप्त है, सही ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, खा, राज्य सरकार को। 147 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 52 के अधीन बिना वारंटी गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त है? आबकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी जिसे समग्र रूप से सशक्त किया गया हो, राजस्व अधिकारी जिसे समग्र रूप से सशक्त किया गया हो। उपरोक्त सभी दोस्तों यदि सबको आबकारी अधिकारी तो है ही सही, लेकिन यदि उसे समग्र रूप से सशक्त किया गया हो तो सभी होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा के विनिर्माण हेतु दंड का प्रावधान किया गया है। 149 का में, 148 का में, 49 में, 148 में जिस प्रावधान किया गया दोस्तों वो है 149 का में, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 सेकंड लास्ट, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की किस धारा में मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है? 14, 15, 16, 17, 4 ऑप्शन, सही ऑप्शन हमारा 17, डी। लास्ट क्वेश्चन, आबकारी कर योग्य वस्तु से विपरीत है, मानवीय उपयोग के लिए अल्कोहली, मदिरा, मादक औषधियाँ, अफीम और पापी टिस्टा, और ये तो सभी दोस्तों सभी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा हमारा डी। और इसी के साथ दोस्तों ये हमारा पूरा 2010 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारे कंप्लीट होते हैं दोस्तों 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी। और यहाँ पर हमने स्किप करे हैं कुछ एक्ट जो इसमें वर्तमान में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को दोस्तों को शेयर करें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, और अभी तक चैनल आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, ताकि आने वाले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।